स्वागत है आपका दोबारा इस यूट्यूब चैनल पे जो कि हमारा अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट, एक नए यूनिट के बारे में। तो एक नई शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा फॉरेस्ट्री का सब्जेक्ट था वो टोटली कंप्लीट हो गया। उसका एक वीडियो बचा हुआ, मैं जल्दी ही उसको लाने वाला हूँ। और अब हम नया एक यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। आपका जो फॉरेस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसका चारों यूनिट कंप्लीट हो गया है। उसका थर्ड यूनिट का बस एक टॉपिक बचा हुआ, वो उससे रिलेटेड मैं वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, उसके लिए चिंता आप मत कीजिए। ठीक है, आपको समय के दौरान आपको मिल जाएगा सही समय पर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने लाइक का बटन नहीं ठोका है मेरे पिछले किसी भी वीडियो पे, तो प्लीज़ एक बार जाके देखिए उस वीडियो को। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए सबसे पहले, उसके बाद लाइक ठोकिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि एग्रीकल्चर हेरिटेज होता है क्या, इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक है, फिर एशियंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली हैं, और रेलेवेंस ऑफ एग्रीकल्चर हेरिटेज और टू प्रेजेंट डे एग्रीकल्चर। इसका बारे में मैंने नोट्स नहीं लिखा है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको बस समझा दूंगा ये होता क्या है। फिर पास्ट एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर एज फार्मर्स इन सोसाइटी। फ्रेंड्स, पास्ट में फार्मर्स कैसे कल्टीवेशन करते थे और प्रेजेंट में उसका क्या स्टेटस है, उन दोनों को रिलेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहला जो टॉपिक है फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन जैसे मैं बताया। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर तो हम जानते ही हैं, एक ऐसा लैंड जहाँ पे आप कल्टीवेशन कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, अपना जहाँ पे आप क्रॉप उगाते हैं उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। उस जगह को, इस प्रोसेस को एग्रीकल्चर करना कहते हैं। ठीक है, हेरिटेज मतलब हुआ फ्रेंड्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ आपको कंसीडर किया जाए, सच एज आप कहीं एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अब वो लैंड आपका ही है पूर्वज के ज़माने से, उसका हेरिटेज कहते हैं। मतलब पूर्वजों से मिला हुआ जो ज़मीन होता है उसको हम हेरिटेज कहते हैं। और अगर आप उसको उस पर अगर आप कल्टीवेशन कर रहे हैं क्रॉप का, तो उसको एग्रीकल्चर हेरिटेज कहेंगे। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? चलिए आगे जाते हैं। फ्रेंड्स, पहले एग्रीकल्चर हेरिटेज का डिफिनेशन देख लीजिए। ये कहता है, एग्रीकल्चर हेरिटेज डिनोट्स द वैल्यू एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस अपलोडेड इन एशियन इंडिया विच आर मोर रिलेवेंट टू प्रेजेंट डे सिस्टम। समझ रहे हैं फ्रेंड्स मेरा मतलब? देखिए फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर हेरिटेज का इस सब्जेक्ट का मेन मोटो ये है ना कि पिछले एंशियंट टाइम में हम लोग के दादा परदादा जो भी कल्टीवेशन करते थे, जिस प्रोसेस से करते थे, जिस टेक्निक से, जिस इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करते थे, उनको जाने, उनके मेथड्स को जाने, उनके तरीक़ों को जाने, प्रेजेंट डे में उनको यूज़ करें, उसी को एग्रीकल्चर हेरिटेज कहते हैं। ठीक है, मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज को बढ़ावा देना हमें एग्रीकल्चर हेरिटेज सिखाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका मधुमक्खी काट लेती है आपको, या आपका हाथ जल जाता है, तो आपकी जो नानी होती हैं, जो आपका नानी की जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, वो क्या बोलता है, वहाँ पे मेडिसिन लगाने से पहले उस जगह को पहले साफ़ किया जाए। ठीक है, ये डॉक्टर्स भी कहते हैं, और आपकी जो नानी है, जो पूर्वज है, वो भी ये कहते हैं कि पहले जहाँ पे आपको इन्फेक्शन हुआ उस जगह को साफ़ कीजिए। उसके बाद वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया, मतलब सॉरी, वहाँ पे कोई महलम या फिर कुछ अदर घरेलू जो भी वस्तु है प्रेजेंट है उस समय, उसको उपयोग किए, लेकिन हाइजीन करने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये सब जो नॉलेज है हमें ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये हमें पूर्वजों से मिले हैं, अपने दादा नानी पापा से मिले हैं, उसको ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं। और एशियंट एग्रीकल्चर हेरिटेज में हम यही पढ़ने वाले हैं, अबाउट एंशियंट ट्रेडिशनल नॉलेज। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आगे मैंने टॉपिक बताया है, नॉर्मली हिस्ट्री डिनोट्स द कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट। फ्रेंड्स, हिस्ट्री जो है ना, पास्ट का कंटिन्यूस रिकॉर्ड रखता है। देखिए, आपने तो सुना होगा ना, इतिहास खुद को दोहराता है, ये आपने मुहावरा सुना ही होगा। फ्रेंड्स, ये क्यों कहते हैं? ये हर जगह आपका उपयोग है। वो आप कोई गलती करो, कोई सामान का आप दुरुपयोग करो बार बार, तो वो जगह बैठती है। लेकिन अगर फार्मर के मुहावरे में अगर इसको बैठा के दिखेगा ना फार्मर के काम में, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या महत्व रखता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अपने दादा पर दादा के किए हुए लैंड पे कल्टीवेशन कर रहे हो, तो क्या होता है? इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आप उसी लैंड पे कल्टीवेट कर रहे हो जहाँ पे आपके पहले दादा पापा या फिर उससे भी पहले के जो आपके पूर्वज है वो कल्टीवेट करते थे।
ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहला लाइन यही कहता है, नॉर्मली हिस्ट्री डिनोट्स द कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। फ्रेंड, इतिहास जो है ना वो रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, पास्ट के सारे इवेंट का। देखिए फ्रेंड, अगर आपके पास एक ऐसा ज़मीन है जो जिसमें कोई कल्टीवेशन नहीं हुआ, इसमें सिर्फ जंगल झाड़ी उगा हुआ है, ठीक है, और एक ऐसा आपके पास ज़मीन है उसके जस्ट बगल में जहाँ पे आप क्रॉपिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, सब चीज़ करते हैं, उस जगह का मिट्टी लीजिए और उस जगह का मिट्टी लीजिए जहाँ पे आप क्रॉपिंग नहीं करते हैं, जो सालों से बंजर है आपके पूर्वज के समय से, एशियन टाइम से, दोनों को ले जाके लैब में टेस्ट करवाइए, आपको पूरा इतिहास पता चल जाएगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। अगर आप दोनों में डिफरेंस करने जाइएगा ना तो आपको पता चलेगा कितने फर्टिलाइज़र उसमें यूज़ हुए हैं, कैसे उसका न्यूट्रिशन लॉस हुआ है, अमाउंट ऑफ वाटर जो क्वांटिटी था गेन करने का या लूज़ करने का वो घटा या बढ़ा, आपको सब पता चलेगा। तो आप जानते हैं अपने जो रिकॉर्डेड होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं आपके, उसके मदद से आप ये जानते हैं कि आपके जो फार्मर्स हैं, आपके जो पूर्वज थे, वो किस प्रकार इस्तेमाल करते थे ज़मीनों का, वो अब घर बनाने के लिए करते थे या खेती करने के लिए उसके लिए। वेयर एज हेरिटेज इन डाई इंडिकेट्स द इनहेरिटेड वैल्यूज कैरिड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब आप जानते हैं फ्रेंड्स, अगर आप फार्मिंग में इंटरेस्टेड है, मतलब आप कहीं बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि अपने पिताजी अपने परदादा का जो वो काम करते आ रहे हैं वही मैं करूं, तो फ्रेंड्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को वो सौंपा जा रहा है। देखिए, आपके दादा कल्टीवेशन करते थे, खेती करते थे, फिर आपके पापा ने खेती किया, अगर आप भी खेती कर रहे हो तो ये जनरेशन टू जनरेशन जो है कैरिड आउट हो रहा है, यही नैरेटिव, ठीक है। सेकेंड टॉप पॉइंट में ये बताया गया है कि आपका जो खेती है वो जनरेशन टू जनरेशन उसको सौंपा जाता है। पहले आपके दादा ने आपके पापा को सौंपा, तुम जाके खेती करो, आपके पापा ने आपको सौंपा, तुम जाके खेती करो, फिर आप जो हैं वो अपने बेटे को जाके सौंपिएगा, जाके खेती करो, फिर वो आगे, ऐसे जनरेशन जनरेशन तो फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे हैं ना। आवर हेरिटेज इज़ यूनिक देन एनी अदर सिविलाइजेशन। देखिए फ्रेंड्स, हमारा हेरिटेज जो है ना बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसलिए यूनिक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसमें वो सब चीज़ इंक्लूड करते हैं जो एक फार्मर को रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में मदद करता है। मैं समझाता हूँ, ये शब्द आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि हम पूर्वजों से जो भी सीखते हैं ना वो सब अप्लाई करते जा रहे हैं अपने लैंड पे। हम कभी ये नहीं देखते कि उनके द्वारा कहा गया हर बात सही है या गलत है। अगर आप मान लीजिए, मैं उदाहरण के सहित आपको समझाता हूँ, मान लीजिए आपके पिता ने बताया कि खेत है उसमें कितना अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र या मैन्योर डलेगा, वो आपके पापा ने जाके बता दिया और आपने जाके डाल दिया, बिना ये सोचे कि क्या मैं जितना अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र या मैन्योर डाल रहा हूँ उतना ही सॉयल या फिर उस क्रॉप का रिक्वायरमेंट है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये जानने के लिए आपको पहले सॉइल का टेस्टिंग कराना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप इस फील्ड में नए हो, तो सबसे पहला आप ये काम किया कीजिए कि अपने सॉइल के बारे में पता रखिए, जानकारी रखिए कि वो एसिड है, एसिडिटी है, एसिडिफाइड है या बेसिडिफाइड है, मतलब उसमें एसिड का क्वांटिटी ज़्यादा है या बेसिक का क्वांटिटी ज़्यादा है या वो न्यूट्रल है, ठीक है। मान लीजिए एसिड का क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप उसमें कुछ बेसिक डाल दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं होगा ना कि आप अगर नए फार्मर बनने जा रहे हो, एग्रीकल्चर में आपने अभी कदम ही रखा है और आपको नहीं पता कि फार्मिंग कैसे किया जाता है, तो मैं बहुत इजी स्टेप बताता हूँ। पहला स्टेप आप क्या कीजिए, सबसे पहले कल्टीवेशन का ये रूल है कि आप सबसे पहले सॉइल अपना चेक करवाइए। हाँ, नो डाउट आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि अगर वो बहुत पहले से कल्टीवेशन कर रहे हैं तो बोलेंगे कि इसमें यही पेड़ उगता है, यही कल्टीवेशन कर सकते हो, इतना अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र तुम डाल सकते हो, उससे ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं कर डाल सकते वगैरह वगैरह, वो बोलेंगे। अगर आप नए हो ना फ्रेंड्स, तो मैं आपको एकदम असिस्ट करूँगा कि प्लीज़ एक बार सॉइल का चेकअप ज़रूर कराइएगा लैब में जाके। अगर अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है तो आप एक घर में होंगे, अगर आप अभी गाँव में हो, मतलब बाहर नहीं हो, गाँव में हो, तो एक बार अगर
हो सके तो, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, मैं अगर हो सके तो मुश्किल कम से डिस्टेंस मेंटेन करके सब चीज़ सावधानी बरत के आप कोशिश कीजिए कि आप अपने सॉइल का एक बार टेस्ट करवाइए। सॉइल का जब आप फ्रेंड्स टेस्ट करवाएंगे ना, क्योंकि आप एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट है फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ज़मीन है जिस पर आप काम करने वाले हैं आगे चल के बीएससी करने के बाद, तो उसका एसिडिटी ज़्यादा है उसमें या बेसिडिटी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप फाइनल ईयर का स्टूडेंट है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ एक बार चेक करें। आप ये सब काम में अभी लग जाए, अगर आप 4th ईयर में बीएससी एग्रीकल्चर के या एमएससी कर रहे हो, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार अपने फील्ड का मुआयना ज़रूर किया कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि एक साल में उसमें कितने क्रॉप लगे, उस सॉइल का कंटेंट कैसे घटा बढ़ा, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको अपने हथियार के बारे में पता नहीं होगा ना, उसके वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाइएगा। एक बात बताइए, कलम का असली इस्तेमाल कौन कर सकता है? न्यूज़ रिपोर्टर्स लोग। आप जानते हो उसका कैसे इस्तेमाल होता है, न्यूज़ रिपोर्टर बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको अपने हथियार के बारे में नहीं पता, अगर आपको अपने सॉइल के बारे में नहीं पता, अगर आपको अपने लैंड का कल्टीवेशन, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे वो वाटर का कंटेंट है, उसमें क्या है, जो भी रिक्वायरमेंट है फुलफिल करना है या नहीं करना है, या फिर क्या सावधानी बरतनी है, अगर आपको ये सब नहीं पता होगा ना फ्रेंड्स कल्टीवेशन करने के पहले, तो बेड़ा गर्क होगा। अब इस वर्ड का मतलब तो जानते ही होंगे, क्या बताना। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फ्रेंड्स अभी जो मैंने बताया ना, वो एक पहला स्टेप है एग्रीकल्चर के ओर, पहला कदम है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम जानेंगे एंशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एंशिएंट टाइम में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे होते थे, क्या क्या होते थे, डिफरेंट टाइप। अगर आपको पता होगा फ्रेंड, नहीं मतलब बहुत कम लोगों को पता है कि इरिगेशन जो है ना, पानी जो पटाते हैं आप अपने खेत को, वो भी हमें अपने पूर्वजों से ही मिला है। आप पीछे अगर आपको जानकारी हो अपने ही पूर्वजों के बारे में, तो आपको पता होगा पहले ज़माने में फ्रेंड्स पानी को पटाया नहीं जाता था, मतलब क्रॉप लगा के छोड़ दिया जाता था। पानी उसमें पहले फार्मर्स देते ही नहीं थे, छोड़ देते थे। उनको ये लगता था ना कि पानी जो है वो ज़मीन से उनको मिल जाता है क्रॉप को, जिसकी वजह से वो ग्रो कर जाते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन फ्रेंड्स जब धीरे धीरे टाइम बीता तो लोगों को ये समझ में आया कि पानी का रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ उसके लैंड से नहीं फुलफिल होगा, ग्राउंड का लेवल। देखिए फ्रेंड्स, सारे क्रॉप जो है उनका रूट बड़ा नहीं होता है, सबका छोटा छोटा रूट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ के टैप होते हैं, कुछ फाइब्रस होते हैं, इसके बारे में तो आपको पता होगा, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स ये जो रूट्स होते हैं ना, ये हर जगह हर एक क्रॉप के एक जैसे नहीं होते, सबके अलग अलग होते हैं। तो सबका डेप्थ, गहराई एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो किसी को पानी मिले ना मिले, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो भाई देखिए फ्रेंड, इसलिए लोगों ने ये देखा ना कि पानी इरिगेशन करना बहुत ज़रूरी है, पानी पटाना खेतों में बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका सॉइल में जो वाटर का कंटेंट है वो मेंटेन रहे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो हमारे फार्मर्स नहीं जानते हैं। अगर आपको कभी मौका मिला तो एक बार अपने परदादा या फिर उनसे प्रीवियस को होंगे प्रेजेंट, तो उनसे पूछा कीजिए ये सब बात। एशियन टाइम में वो कैसे कल्टीवेशन करते थे, क्या करते थे, वो क्या क्या तरीका अपनाते थे। आपको अगर एक मैं बहुत ही अमेजिंग बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपने ध्यान दिया होगा ना, तो आपको ये पता होगा कि आपका कोई भी क्रॉप है, उसके चारों बगल अगर आपने नीम का पेड़ या फिर अपने अपने क्रॉप में आपने टर्मरिक छीट दिया, हल्दी छीट दिया, या आपने एंटी बॉडीज रिलेटेड कोई पेड़ लगा लिया जिसका मेडिसिनल वैल्यू अच्छा है, तुलसी आपने लगा दिया चारों बगल, किसके चारों बगल, अपने क्रॉप के, जो भी आप मेन क्रॉप उगा रहे हो, जैसे वीट राइस जो भी उगा रहे हो, उसके चारों बगल अगर आपने नीम का पेड़ या तुलसी का पेड़, या फिर उस क्रॉप के बीचों बीच अगर आपने साइड साइड में हल्दी छीट दिया, उससे क्या फ़ायदा होता है ना फ्रेंड्स, आप सोच नहीं सकते। फ़ायदा बहुत है, फ़ायदा बहुत है। एक फ़ायदा जो सबसे बड़ा ये है ना फ्रेंड्स कि आपके जो क्रॉप है ना, उसको पेस्ट नहीं लगेगा। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा क्रॉप लगा रहे हो और किस पे कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सबके अलग अलग होता है फ्रेंड्स। वीट में अगर आप मान लीजिए वीट को अगर टर्मरिक चाहिए, टर्मरिक से पेस्ट दूर रहते हैं, हल्दी से दूर रहते हैं छिड़कने से। और अगर आप उसके चार पर नीम का पेड़ या तुलसी का पेड़ लगा रहे हैं ना, और फिर आप सोच रहे हैं कि मेरा डैमेज क्यों हो रहा है, तो वो गलत होगा।
आपको ये पता होना चाहिए, आपको अपने जो भी रिलेटिव हैं अगर उनको पता हो, नॉलेज हो इसके बारे में, अपने दादा या पापा से जो फार्मर हैं आपके, उनसे पूछिए ये सब बात उनको भी नहीं पता होगा। उनके जो एंशियंट टाइम के जो फैमिली थे उनको पता है, जो कि अब इस दुनिया में साथ नहीं हो। तो फ्रेंड्स ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर है जो फार्मिंग कर रहे हैं, उनको अगर आप किसी तरह ये नॉलेज बता सकते हैं तो बताइए, ढूंढिए इसके बारे में। एंशियंट नॉलेज हमारा कहीं ना कहीं गुम हो गया है इस प्रेजेंट डे में, जिसको आज हमें लाने का ज़रूरत है इस रोशनी उजाले वाली दुनिया में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स एशियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हम पढ़ रहे थे, इसमें फ्रेंड्स मैं बता रहा था ना कि एशियन फार्मिंग टेक्निक जो है ना वो रिप्लेस कर दिया गया है आजकल के मॉडर्न फार्मिंग से। आपने देखा होगा फ्रेंड्स बहुत सारी मशीन्स आ गए हैं, आप आजकल लेबर्स नहीं लगते हैं, मशीन से थ्रेशिंग या फिर हार्वेस्टिंग हो जाता है किसी भी क्रॉप का। और भी बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं, GMO आ गया है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं, या फिर स्पीसीज आ गए हैं सच एज BT कॉटन। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में वो क्या होता है फ्रेंड्स, आगे मैं इसके बारे में बता से एक्सप्लेन करूँगा। तो ये सब टेक्निक की वजह से फ्रेंड्स हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, पुराने ज़माने के जो नॉलेज है वो कहीं गुम हो गए हैं, कहीं खो गए हैं, किताबों में कहीं दब गए हैं, किताबों के बीच। तो वो सबको हमें निकालना है फ्रेंड्स वहाँ से, और अपने जो फार्मर्स आजकल को उनको बताना है। देखिए फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप भी ये जानते हैं ना कि हम जितने ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं ना उतने ज़्यादा अपने पीछे जो आपने गलतियाँ की है, गलती से जो सीख मिली है वो आप भूलते जा रहे हो। मेरा मतलब आपसे नहीं है, आपके दादा परदादा ने जो गलती की, अगर उनसे आपको सीख पाओ ना तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। एक बात बताइए फ्रेंड्स, बिना पैसे गवाए कोई नॉलेज गाना गेन करना अच्छा है, या पैसे गवा के कोई गलती से सीखना अच्छा है? सीधी बात है ना। अगर आप पैसा दे के भी कुछ गलती करके कुछ सीख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन वही गलती, सेम टू सेम गलती, अगर आप बिना पैसा गवाए सीख रहे हो बिना गलती किए, तो फ़ायदा किसका है? ऑब्वियसली आपका है। तो ये सब फ्रेंड्स जानने वाली बात है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिकॉर्ड्स द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द डेवलपमेंट एंड डिसमिनेशन टेक्निक्स फॉर राइजिंग देम प्रोडक्टिवली। देखिए फ्रेंड्स अपना जो एग्रीकल्चर का हिस्ट्री है ना, पीछे ज़माने में आप देखेंगे आज से करीब 10 साल, 5 साल, 15, इतना इतना ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, 200 साल या फिर कम से कम 100 साल पीछे अगर आप जाएंगे ना, अगर आपको कोई हिस्ट्री में अगर आपको पढ़ने मिला, एग्रीकल्चर के बारे में जानने मिला, तो आपको पता चलेगा ना फ्रेंड्स उस समय भी लोग खेती करते थे। पर शायद उस समय ट्रैक्टर या फिर ऐसे मोटर्स नहीं थे, उस समय तो पहिया का इन्वेंशन हुआ था फ्रेंड्स, लेकिन बहुत लेट से हुआ, बहुत लेट से हुआ। तब उससे पहले एक व्हील का इन्वेंशन होने से पहले भी फ्रेंड्स लोग फार्मिंग करते थे, खेती करते थे। मैं आगे ड्राइंग दिखाऊंगा कैसे करते थे। और फिर लोग हल चलाते थे खुद, डोमेस्टिक एनिमल्स का हेल्प हेल्प करके, और फिर कल्टीवेशन करते थे। उस समय का जो क्रॉप का कल्टीवेशन होता था ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए क्योंकि उस समय जो सॉइल का न्यूट्रिएंट क्वालिटी था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था उस समय कि हम खेती कर सकते हैं, वो भी ज़मीन पे किसी ने सोचा था। वो धीरे धीरे टाइम के साथ वो सीख गए। और आज के ज़माने देख लीजिए फ्रेंड, हम साल दर साल फर्टिलाइज़र और केमिकल यूज़, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स इतने ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, जिसकी वजह से साल दर साल सॉइल का जो न्यूट्रिएंट क्वांटिटी है वो घटते ही जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घटते ही जा रहा है, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। आज से देख लीजिए फ्रेंड्स, आगे 10 साल या 15 साल बाद ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे लैंड का जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट क्वांटिटी है वो बहुत कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एकदम नहीं होगा। तब आपको बहुत नए नए GMO जैसे नए इन्वेंशंस का ज़रूरत पड़ेगा, जिसकी वजह से आप कुछ नया कल्टीवेट कर सकें। मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि आपको पता चले कि एंशियंट नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है हमारे आज के इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। कहता है ना फ्रेंड्स, ओल्ड इज गोल्ड एंड प्रेजेंट इज सिल्वर। फ्रेंड्स ओल्ड इज इसलिए गोल्ड है क्योंकि प्रीवियस टाइम का जो नॉलेज है और आज का जो नॉलेज है, दोनों में ज़्यादा समानताएं नहीं है।
लेकिन आप अगर ध्यान देना तो उस समय का जो नॉलेज है ना वो आज के नॉलेज से कहीं गुना बेहतर है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप इमेज देख पा रहे होंगे, ऐसे ही दो आज से करीब 100 साल या 200 साल पहले लोग कल्टीवेशन करते थे। देख पा रहे हैं ड्राइंग में, लोग पहले चित्र बनाते थे तो वो लोग पत्थरों पे, दीवार तो उस समय होता नहीं था फ्रेंड्स, तो लोग पत्थरों पे बनाते थे। पत्थरों पे बनाने के बाद ना कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाते थे वो लोग पत्थर से ही, और बना के छोड़ देते थे। फिर समय बीतता था, समय बीतने के बाद एशियंट या हिस्टोरिकल पर्सन जो होते हैं आज के डेट में, वो लोग ये सब ढूंढते हैं और उनको पता चलता है कि पहले आज से करीब 100 साल 1500 साल पहले भी कल्टीवेशन होता था, उनको ये पता चलता है। देखिए फ्रेंड्स, ये आज का टेक्निक है, वो उस समय का टेक्निक है, दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। फ्रेंड्स को मैं टेक्निक बताने वाला हूँ आपको जो एंशियंट टाइम में यूज़ होते थे। आपको ये टर्म जो है बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट लगेंगे आज के टर्म से। एग्रो फॉरेस्ट्री पहले भी होता था। सेकेंड है क्रॉप रोटेशन, पहले भी होता था फ्रेंड्स। इंटरनेशनल क्रॉपिंग हो गया, कवर क्रॉपिंग हो गया, फिर ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग हो गया, इंटीग्रेटेड क्रॉप एनिमल फार्मिंग हो गया। तो ये सब फ्रेंड पहले भी होता था, अभी भी होता है नो डाउट, लेकिन अभी कुछ मशीन्स आ गए, टेक्नोलॉजी हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गए हैं जो इनकी जगह ले लिया है, लेकिन ये सब नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, पहले जो होता था उनका फ़ायदा है, कुछ कारण था जो हाँ भले लेट लगता था फ़ायदा होने में, लेट लगा, टाइम लगता था ईल्ड होने में, उस समय क्रॉपिंग करने में, हर चीज़ के लिए टाइम लगता था। अभी चुटकी में हो जाता है, चुटकी बजाते ही आपके घर में सामान आ जाता है, चुटकी बजाते ही आप क्रॉपिंग कर लेते हैं, चुटकी बजाते ही आप एक यार्ड में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं, एक यार्ड के लैंड में। फ्रेंड्स, समय भले बदल गया है, मॉडर्न भी हो गया, हम लोग नई टेक्नोलॉजीज़ को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन हमें ट्रेडिशनल नॉलेज, अपना जो एंशिएंट नॉलेज है उसको भी नहीं भूलना चाहिए, उसको भी यूज़ करते रहना चाहिए डे टू डे लाइफ में। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फ्रेंड्स आगे मैंने बताया है, मैं इस जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स हमारा, ये जो आप देख पा रहे हैं अपना जो ये टॉपिक है फ्रेंड्स, रिलेवेंस ऑफ हेरिटेज इन प्रेजेंट डे, प्रेजेंट एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स ये जो बात है ना प्रेजेंट एग्रीकल्चर, देखिए फ्रेंड्स इसके बारे में मैं खुद समझा देता हूँ, इसका मैंने नोट्स नहीं बनाया। मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये मैं ऐसे में समझा दूँ आप समझ जाइएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा। देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक में ये बताया जाएगा ना, अगर आप कहीं और पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कम से कम आपको कोई और समझा रहा हो तो, या फिर किसी और से आप समझने की कोशिश की तो आपको अच्छी तरह समझ में आए, इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ। फ्रेंड्स ये जो रिलेवेंस ऑफ हेरिटेज टू प्रेजेंट डे एग्रीकल्चर है ना, इसका मतलब होता है कि आज के डेट में पुराने ज़माने के जो हेरिटेज एग्रीकल्चर है, पुराने ज़माने के एंशिएंट टाइम के जो नॉलेज है, उनको क्या आज हम प्रेजेंट टाइम में या फिर प्रेजेंट एग्रीकल्चर फार्मर्स जो हैं उसको यूज़ कर पा रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो कैसे यूज़ कर रहे हैं, और क्या उससे फ़ायदा हो रहा है, इसके बारे में ही आप पढ़ेंगे और कुछ नहीं जानेंगे यार। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया नहीं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, मैं बताने वाला हूँ आपको पास्ट प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स इन सोसाइटी, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे वो अच्छा है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम बात, ये जो टॉपिक है ना नेक्स्ट हमारा, पहले हम पास्ट के बारे में बात करेंगे कि पहले ज़माने के आज से करीब 200 300 400 साल पहले, 500 साल पहले, 1500 साल पहले लोग कैसे कल्टीवेशन करते थे, उनका क्या डिफरेंस था आज के प्रेजेंट के फार्मर से, क्या डिफरेंस है दोनों में। पहला डिफरेंस है फ्रेंड्स वो है, इन एंशिएंट टाइम पीपल्स हैव हैड हैविंग वेरी फ्यू नॉलेज रिगार्डिंग फार्मिंग। सही बात है फ्रेंड्स, आज के टाइम में हमें फार्मिंग के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में जितना नॉलेज है पहले ज़माने में उतना नहीं था, क्योंकि उस समय लोग एक्सप्लोर ही करना सीख रहे थे, जान ही रहे थे होता क्या है। सेकेंड पॉइंट जो है फ्रेंड्स, सॉइल ऑफ दैट टाइम इज़ मोर फर्टाइल देन टूडेज लैंड एंड द अमाउंट ऑफ लैंड इज ऑल्सो ग्रेटर देन टूडे। देखिए फ्रेंड, आप जान रहे हैं कि आज जितना पॉपुलेशन बढ़ चुका है, पहले उतना नहीं था, पहले उतना नहीं था, कोई ये नहीं जानता था कि घर कैसे बनाया जाता है। आज के ज़माने में तो आपको बना बनाया भी घर मिल सकता है आराम से, 2 BHK 3 BHK कहीं भी। लेकिन फ्रेंड्स पहले नहीं जानते थे, पहले लैंड जो था बहुत ज़्यादा अमाउंट में था, और कल्टीवेशन भी लोग करते थे तो सब खेती ही खेती करते थे। अगर आप आज से करीब 200-300 साल पीछे जाएंगे ना, तो आपको सिर्फ टूटा काटा घर दिखेगा, ठीक है, झोपड़पट्टा, और चारों तरफ से हरियाली हरियाली, सिर्फ खेत और कुछ नहीं, और बीच में एक घर। तो ऐसा फ्रेंड्स होता था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये बता रहा है ना कि एंशिएंट फार्मर्स वाज द स्टार्टर ऑफ द न्यू एरा ऑफ फार्मिंग। फ्रेंड्स वही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने फार्मिंग का नींव रखा था। उन्होंने ये बताया था कि फार्मिंग कैसे किया जाता है, होता क्या है, इससे हमें क्या गेन होता है, वगैरह वगैरह, ये सब बताया था। उन्हीं से हमें सीखने मिलता है, तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, नकारना नहीं चाहिए।
फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट ये बताता है एट दैट टाइम amount of land was more, that's why production and yield of and crop has increased per year. फ्रेंड्स वहाँ साल पहले ज़माने में क्या होता था 400-500 साल पहले साल दर साल प्रोडक्शन बढ़ते जाता था बढ़ते जाता था बढ़ते जाता था। आज क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो लैंड कम हो गया है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन उतना अमाउंट में नहीं बढ़ रहा है, साथ ही साथ सॉइल को तो इफेक्ट कर ही रहा है। फ्रेंड्स फिफ्थ जो पॉइंट है वो ये कह रहा है एंशिएंट फार्मर्स यूज मैन्योर विच डिड नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट्स एंड इट ओनली इंक्रीज द प्रोडक्शन। फ्रेंड्स पहले ज़माने में लोग फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते थे, उनको पता नहीं था फर्टिलाइजर होता क्या। आज से करीब 500-600 साल पहले उनको पता नहीं था फर्टिलाइजर होता क्या है, क्या इसका काम क्या है, लेकिन उनको ये पता था कि मैन्योर क्या होता है। ठीक है, तो पहले लोग क्या करते थे, खाद से पहले डोमेस्टिक एनिमल का जो वेस्ट है उसको पहले पूरा लैंड में बिखेर देते थे, उसको फिर टिलेज कर देते थे, मतलब कि पूरा मिला देते थे अच्छी तरह से लैंड को। ठीक है, और उस डोमेस्टिक वेस्ट को उसके बाद क्या करते थे फ्रेंड्स, वो उसके बाद कल्टीवेशन करते थे। उससे फ़ायदा ये होता था फ्रेंड्स, पेस्ट नहीं आता था। ठीक है, पेस्ट नहीं आता था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जाना ना फ्रेंड्स कि कैसे हम टर्मरिक, तुलसी, नीम जैसे मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेन क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब मैं बताने वाला हूँ प्रेजेंट स्टेटस क्या है एग्रीकल्चर का। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं प्रेजेंट के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि आप जानते हैं कि आज के ज़माने में क्या हो रहा है। आपको पता है कि जीएमओ जैसे मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये होगा, डेवलप्ड हो गया, जिसकी वजह से फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। हमें कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन मिल पा रहा है। साथ ही साथ पहले पॉइंट में मैंने ये बताया फ्रेंड्स कि आजकल के जो फार्मर्स हैं वो फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जान रहे हैं, जबकि पहले ज़माने कैसे नहीं करते थे, उस समय एक्सप्लोर ही कर रहे थे। अभी तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिए हैं हमारे फार्मर्स ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसकी वजह से फ़ायदा हो रहा है। जो पहले नहीं था वो अब आ गया है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है ये है फ्रेंड्स कि नए नए टेक्नोलॉजीज प्रोड्यूस हुए हैं, डेवलप्ड हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा बच गया है। सबसे पहला पॉइंट। सेकंड जो है फ्रेंड्स वो हमारा कल्टीवेशन बढ़ गया है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है फ्रेंड्स कि हम ये सीख गए हैं कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। थर्ड पॉइंट ये बताता है फ्रेंड्स, जैसे मैं बताया कि जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या क्रॉप जो बोलिए आप, उसको डेवलप किया गया है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स हम कम टाइम में ज़्यादा मुनाफा पा रहे हैं, जैसे बीटी कॉटन। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बीटी कॉटन को ही लेकर चलता हूँ तो बीटी कॉटन का आपको सीड नहीं मिलेगा, कभी सीड नहीं मिलेगा उसको, प्लांट मिलेगा आपको, कभी उसका सीड नहीं मिलेगा। वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि इसके ये डिमेरिट में आता है फ्रेंड्स। ये जब भी कल्टिवेट होता है ना कॉटन ब्लैक सॉइल में, जब भी ये कल्टिवेट होता है तो उसके बाद आप कॉटन तो सेल कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन इसका सीड जो है ना, आप मान लीजिए इसका फ्रूट या फिर इसके प्लांट के किसी पार्ट से आप ग्रो करने का कोशिश कीजिएगा। बीटी कॉटन जो है इस प्लांट के किसी भी पार्ट से अगर आप कोई अदर न्यू प्लांट ग्रो करने का ट्राई कीजिएगा तो ग्रो नहीं होगा। क्यों? सही बात है, इसलिए नहीं होगा फ्रेंड्स क्योंकि इसका जो सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है, इसका जो बनावट है वो ऐसी ही इसको ये ऐसे ही ग्रो होता है ना कि इसका सिर्फ जो कैसे बताऊँ, नर्सरी में जो आप प्लांट देखते हैं ना, सीड में उगाए जाते हैं, एक मैच्योर प्लांट, एक छोटा सा बेबी प्लांट बनाया जाता है उसको, फिर उसको सेल किया जाता है। फ्रेंड्स ये भी बेबी प्लांट के तरह भी ही आपको मार्केट में मिलेगा, आपको कभी इसका सीड नहीं मिलेगा। ये एक साइड इफेक्ट है। अगर सीड नहीं मिलेगा तो फ्रेंड्स फार्मर्स को नुकसान होगा, वो उनको हमेशा प्लांट ही खरीदना पड़ेगा, जिसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा आएगा और वो लॉस में भी जा सकते हैं। आगे फोर्थ जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो ये बताता है कि आज के जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, यानी कि सॉइल जो है वो इतना फर्टाइल नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड जो इतना फर्टाइल नहीं है एशियंट सॉइल के मुकाबले। और फ्रेंड्स वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम फर्टिलाइज़र जो है जब से हम यूज टू हुए हैं फर्टिलाइज़र के साथ, हम दर साल हम फर्टिलाइज़र का यूज़ बढ़ाते जा रहे हैं सॉइल में, जिसकी वजह से क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इट्स गुड कि पेस्टिसाइड ख़त्म हो रहा है, अच्छी बात है ना, फार्मर्स के लिए अच्छी बात है, लेकिन फ्रेंड्स नुकसान सॉइल को हो रहा है।
प्लांट को तो फायदा हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन नुकसान सॉइल को हो रहा है। वो फ्रेंड्स धीरे धीरे पता चलेगा। हम जब आज से 15-20 साल जब आगे देखेंगे ना फ्यूचर हमारा, तो हमें ये दिखेगा फ्यूचर में लैंड ना कि वहाँ का लैंड जो पूरा बंजर हो गया है, उसमें ना ही सॉइल कंटेंट है, ना ही कोई नाइट्रोजन सच एज कोई मैक्रोऑर्गेनिज्म भी ग्रो नहीं कर पा रहा है, ऐसा स्थिति आ जाएगा। तो ऐसा हमें कुछ ऐसे न्यू एंशिएंट टेक्निक्स अपनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमें आज से ही फर्टिलाइज़र को छोड़ना पड़ेगा और कुछ एंशिएंट टेक्निक्स जो मैंने बताया था ऊपर भी, उसको यूज़ करना पड़ेगा, यूज टू होना पड़ेगा एंशिएंट ऑर्गेनिक फार्मिंग से। आर्टिफिशियल को छोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग से यूज टू होना पड़ेगा। आप तो आप देखिए रहोगे फ्रेंड्स कि हमारे जितने भी फार्मर्स हैं, आप भी देख लीजिए। अब आप जब इस ग्रेजुएशन से निकलिएगा, बाहर निकलिएगा, तो एक आप न्यू एरा को देखिएगा, एक नए जीवन को देखिएगा एग्रीकल्चर के। कैसे आप फ्रेंड्स नए कल्टीवेशन कीजिएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके, नए डेवलपमेंट कीजिएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके। क्योंकि फ्रेंड्स अब जो है ना, ये इंसान समझ गए, ये फार्मर समझ रहे हैं धीरे धीरे कि अब फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करना खतरनाक है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक फार्मर की तरह घूम रहे हैं, उनकी तरफ मूव हो रहे हैं, यूज टू हो रहे हैं उनसे। चलिए फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स 5th पॉइंट जो है वो ये बताता है टूडेज फार्मर, आजकल के जो फार्मर है फ्रेंड्स, वो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं मैन्योर की जगह पे, जो कि जैसा मैं बताया यूज टू हो रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। तो उससे फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स कि वो पेस्टिसाइड को किल कर ही रहा है, साथ साथ उसके न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, सॉइल के न्यूट्रिएंट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहा है। जबकि आप देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारे जो फार्मर है वो फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से क्या होता है फ्रेंड्स ना, कि आपका सिर्फ सॉइल इफेक्ट नहीं होता है, आपके जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, उसको भी तो इफेक्ट हो रहा है। अब देख लीजिए, मान लीजिए आपने फर्टिलाइज़र अप्लाई किया, ठीक है, और उसी सीज़न मान लीजिए अचानक से रात में बारिश हो गई, तो जितने भी फर्टिलाइज़र है वो तो बह जाएंगे। नो डाउट रूट, प्लांट का जो रूट है वो तो सॉइल को पकड़ा रखेगा, लेकिन फर्टिलाइज़र को तो पकड़ के नहीं रखेगा ना। फर्टिलाइज़र तो बह जाएगा, पानी बह के वो रिवर में जाएगा या लेक, ओशन, कहीं भी जाएगा, जहाँ भी जाएगा। और जिस जगह जाएगा, अगर वहाँ का आप वाटर ड्रिंकेबल है, मतलब वो कंज्यूम करते हैं, गाँव के लोग वहाँ कंज्यूम कर रहे हैं बिना देखे बिना सोचे, या फिर किसी तरह वहाँ से यूज टू हो गए हैं उस जगह से, और फर्टिलाइज़र वहाँ यूज़ हो रहा है, तो अगर आपको शरीर के अंदर जाएगा तो आपको कितना इफेक्ट करेगा फ्रेंड्स, आप ही बताइए, करेगा कि नहीं। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही। आज का वीडियो एंड करते हैं, आज का लेक्चर एंड करते हैं फ्रेंड्स। टारगेट रखा जाए, चलिए टारगेट रखते हैं फ्रेंड्स 100 लाइक का। और फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक कीजिए, क्योंकि मैंने डेली वीडियोस देखता हूँ फ्रेंड्स, अपने डेली व्यूज़ देखता हूँ, आपके कमेंट्स कम आते हैं फ्रेंड्स, लाइक रहता है। तो फ्रेंड्स लाइक किया कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट आप प्लीज़ कीजिए। कमेंट में मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप कमेंट कीजिएगा ना, तो मुझे ये पता चलेगा कि मुझे किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना है। अगर आपको पढ़ाने में को लेके कोई दिक्कत हो, अगर आपको समझ ना आ रहा हो, या फिर कोई एक सिंगल वर्ड में भी डाउट हो और मैंने उस वीडियो में नहीं किया हो, तो आप ठोक के कमेंट में लिखिए, ठोक के, सीना ठोक के आप लिखिए कमेंट में कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा सर, मुझे बताइए। अगर मैंने आंसर नहीं दिया, तो आप लाइक मत कीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैंने एक कमेंट का भी आंसर दे दिया ना, उसी कमेंट बॉक्स में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक बनता है उस वीडियो पे।